हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 3 पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, कल मैंने आपके लिए बंगाल विभाजन पर एक वीडियो अपलोड की थी। उम्मीद है आपको वो पसंद आई होगी। आज मैं आपके सामने जलियांवाला बाग हत्याकांड लेकर आया हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगी। देखो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि है वो 1917 में ही तैयार की जा चुकी थी। बात दिसंबर 1917 की है। उस वक्त अध्यक्ष थे सिडनी रोलैट। इनकी अध्यक्षता में एक कानून लाया गया जिसे रोलैट एक्ट कहा गया। इस रोलैट एक्ट में किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के, बिना किसी पूछताछ के पकड़कर गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इस एक्ट के बारे में लोगों ने अपने अलग अलग मत दिए। जैसे मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि यह एक ऐसा कानून है जो बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून होगा। बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून होगा। कुछ अन्य लोगों ने इसे धूर्त लोगों का कानून बताया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रोलैट एक्ट दिसंबर 1917 में प्रारूप बनाकर तैयार किया जा चुका था। अब यह संपूर्ण भारत में लागू किया जाना था और यह लागू हो भी गया। सर्वाधिक जो प्रभाव इसका रहा वो रहा पंजाब में। पंजाब में सर्वाधिक विरोध जो हुआ वो रोलैट एक्ट का हुआ। इसी क्रम में दिसंबर 1918 में पंजाब में इस कानून का जबरदस्त विरोध होना शुरू हो गया और इस विरोध के बारे में अलग अलग जनसभाएं, मीटिंग आदि रखी गई और इन मीटिंगों में ये कहा गया कि आने वाली 10 अप्रैल को इस एक्ट का जबरदस्त विरोध किया जाएगा। तो उसी से पहले 10 अप्रैल को 1919 को सैफुद्दीन किचलू व डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि जो इस आंदोलन के मुख्य प्रणेता थे। उन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जब ये बात गांधी जी को पता लगी तो वो भी बंबई से पंजाब की ओर ट्रेन में चल दिए और उन्हें भी बंबई से आते हुए ट्रेन में ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस बात को देखते हुए लोगों में और भी जो विद्रोह की भावना है वो उत्पन्न हो गई और उसी क्रम में अब लोगों ने 13 अप्रैल 1919 को, जो कि पंजाब में बैसाखी का दिन होता है, उसको एक मीटिंग का आयोजन किया गया और मीटिंग का जो स्थान रखा गया वो रखा गया जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग एक व्यक्ति की संपत्ति थी। पेपर में एक बार पूछा गया कि जल्दी नामक सेठ था, इस व्यक्ति की संपत्ति थी। तो उसी जलियांवाला बाग में ये मीटिंग का आयोजन किया गया। तत्कालीन जो जनरल था आर डायर, उसे इस बात की भनक थी कि ये कहीं ना कहीं कुछ एक उच्च स्तरीय मीटिंग करने जा रहे हैं। तो उन्होंने 12 अप्रैल को, यानी कि एक दिन पहले ही, उन्होंने सैनिक की अतिरिक्त टुकड़ी मंगा ली ताकि 13 अप्रैल को होने वाले विद्रोह से निपटा जाए। तो 12 अप्रैल को उन्होंने एक अलग से सैनिक टुकड़ी मंगा ली। तो 13 अप्रैल के दिन सभी लोग बैसाखी मना रहे थे और बैसाखी मनाने के बाद अपने यार दोस्तों, रिश्तेदारों से मिलने के बाद सब जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो जाते हैं। इतिहासकारों के दौरान लगभग वहां पे 25,000 लोग इकट्ठा हुए और 25,000 लोग जब इकट्ठा हो गए तो उन्होंने सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को कैसे छुड़ाया जाए और रोलैट एक्ट का विरोध कैसे किया जाए, इस बारे में चर्चा होनी शुरू हो गई। तभी आर डायर अपने सैनिकों की टुकड़ी के साथ जलियांवाला बाग के गेट पर पहुंच जाता है, जो 3 बाई 3 का था, यानी कि 3 बाई 3 मीटर का गेट था और इसमें अंदर प्रवेश करने के लिए एकमात्र रास्ता था। और इसी के गेट पर तोप से उसका मुंह भी ढक दिया गेट का, ताकि कोई बाहर ना निकल पाए। और जनरल डायर ने
लगभग 300 सैनिक, जिसमें 100 ब्रिटिश और 200 भारतीय सैनिक के साथ लोगों पर अंधाधुंध फायर शुरू कर दी। उन सैनिकों ने लगभग 10 मिनट में 1650 राउंड फायर किए, जो 302 बोर के थे। गोलियां तभी रुकती थी जब बंदूक में लोड की जाती थी, नहीं तो लगातार गोलियां बरसाई जा रही थी। वहां पर एक कुआं भी था। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाई। कुछ लोगों ने दीवारों पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वो सब असफल रहा, क्योंकि जो सैनिक थे उनकी गोली से बचना मुश्किल था। और जब इस कुएं से लगभग 120 लाशें निकाली गई, और जब वो लाशें वो निकाल रहे थे तो निकालने पे कुआं खून से भर गया था। इसलिए इस कुएं को खूनी कुआं भी कहा जाता है। इसे खूनी कुआं भी कहा जाता है। तो अब पूरे देश में इस जो कृत्य है इसकी निंदा होनी शुरू कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नेट की उपाधि वापस कर दी, और लोगों ने भी अपनी उपाधियां वापस कर दी, और इसके पूरे देश में कड़ी से कड़ी निंदा होनी शुरू हो गई। इसी क्रम में सितंबर 1919 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में कमेटी का आयोजन, एक हंटर कमेटी बनाई गई, और जिसके मुख्य जांचकर्ता थे जनरल ओडायर। जनरल आर डायर अलग था, जनरल ओडायर अलग था। जनरल ओडायर इसके मुख्य जांचकर्ता थे, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और रिपोर्ट प्रस्तुत करने में उन्होंने बताया कि जलियांवाला बाग में 379 लोगों की मृत्यु हुई और 1000 के आसपास घायल हुए। इस कमेटी में 3 भारतीय भी शामिल थे। ये आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। इसमें 3 व्यक्ति थे, जगत नारायण, चमनलाल चितलवाड़ और साहबजादा सुल्तान। जो कमेटी थी, हंटर जो समिति थी, उसमें 3 भारतीय थे, जगत नारायण, चमनलाल चितलवाड़ और साहबजादा सुल्तान। इन्होंने हालांकि मृतकों की संख्या ज्यादा बताई, लेकिन इसमें केवल 3 भारतीय थे, तो उनकी बात मान्य नहीं हुई। इसी क्रम में हंटर जो समिति थी, उसमें जनरल डायर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मैं अगर उन लोगों को नहीं मारता तो शायद मेरी भी हत्या कर देते, मेरी हत्या वो कर देते थे। तो उस कमेटी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जनरल डायर इस स्थिति को भांपने में चूक कर गया, इसलिए जनरल डायर निर्दोष है। और इसी क्रम में जनरल डायर को भारत आने पर प्रतिबंध लगा दिया, और वो अपनी पूरी सर्विस लंदन में रहकर ही पूरी करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने वहां पर फायर का आक्रमण वो आदेश दिया था, वह व्यक्ति 1927 ईस्वी में मर गया। उसकी मृत्यु जो है 1927 में एक बीमारी के दौरान हो गई। लेकिन जो मुख्य जांचकर्ता था, जिसका नाम था जनरल ओडायर, वो अब भी जीवित था। और एक व्यक्ति वहां ऐसा था जो उस भीषण गोलाबारी से बच गया था, उसका नाम था सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह ने ये सब नज़ारा अपनी आंखों से देखा, और उनके मन में जनरल डायर से बदला लेने की भावना कहीं ना कहीं उपज गई थी। तो उस जो नरसंहार हुआ जलियांवाला बाग में, उस नरसंहार का जो कमेटी बनाई गई थी एक भारतीयों के द्वारा, उस कमेटी का नाम था तहकीकात समिति। ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि भारतीय द्वारा बनाई गई वह कौन सी कमेटी थी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में बनाई गई थी। इसमें मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, अय्याब तैयब जी और भी कई व्यक्ति इसमें शामिल थे। लेकिन मुख्य बात यह है कि इसमें लिखने का कार्य गांधी जी ने किया था। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि तहकीकात समिति में लिखने का कार्य किस व्यक्ति ने किया, तो वो किया था गांधी जी ने। ठीक है जी। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, अब्बास तैयब जी, ये भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि भी पेपर में पूछे जाते हैं। अब जैसे ही ये घटना घटित हुई, और घटित होने के बाद जनरल डायर को भारत आने पर बैन लगा दिया, तो वह अपने देश चला गया। तो वहां का एक अखबार है मॉर्निंग वॉच। मॉर्निंग वॉच ने
जनरल डायर को सम्मानित किया और सम्मान के तौर पर सोने की बंदूक उनको दी। उसी प्रकार अमृतसर के जो साहूकार थे उन साहूकारों ने भी जनरल डायर को सोने का सरोता भेंट किया। और जैसे ही जनरल डायर अपने देश पहुंचा अर्थात लंदन पहुंचा तो उन्होंने वहां पे एक वक्तव्य कहा कि मैंने भारतीयों पर जानबूझकर गोली चलवाई, अगर मैं ऐसा ना करता तो लोग मेरी खिल्ली उड़ाते। इस प्रकार जो वहाँ के लंदन के जो लोग थे उन्होंने ब्रिटिश शेर की उपाधि से उसे सम्मानित किया, ब्रिटिश शेर उसे कहा और ब्रिटिश शेर अनेक उपाधियों से प्रस्तुत किए। अब 1927 में तो जनरल डायर की मृत्यु हो गई थी जिसने गोली का आदेश दिया था। अब जो मुख्य जांच करता था जनरल ओ डायर 1940 में क्रैंक्स हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एसोसिएशन की जो है सम्मिलित मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में सरदार उधम सिंह लगभग 21 वर्ष बाद अपने कठिन प्रयासों से लंदन पहुंच गए और 21 वर्ष बाद ये भी इस क्रैंक्स हॉल में पहुंच गए और पहुंचने पर इन्होंने लगभग 3 गोलियां जनरल ओ डायर को मारी और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। गोली मारने के बाद सरदार उधम सिंह वहां से भागे नहीं, वहीं खड़े रहे और उन्होंने भी एक बात कही कि आज मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया है। तो इस प्रकार जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड पूरा होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया हो। एक चीज़ और, 21 जुलाई को 1940 में सरदार उधम सिंह को फांसी दे दी गई थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। जल्द सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें।